वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आ जाते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत दक्कन का पाठार पढ़ेंगे। आप इससे पहले के वीडियो में इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद फिर पढ़े थे दक्षिण की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था नीलगिरी, पालनी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, महेंद्रगिरी, नागरकोट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं दक्कन का पाठार। तो हम देखते हैं कि दक्कन का पाठार अवस्थित कहाँ है। मैप के अनुसार देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत जो आपका है यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पश्चिम छोर में, भारत के पश्चिम छोर में एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और इसी तरह पूर्वी घाट, पूरब में पूर्वी घाट है, और ये दोनों आकर के जहाँ पे मिल जाती है उसको कहते हैं नीलगिरी। अब इस बीच का जो क्षेत्र है, यह बीच का क्षेत्र लगभग त्रिभुजाकार, यही पठारी क्षेत्र है जो कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, यदि हम इसका राज्यवार विभाजन देखेंगे कि किन किन राज्यों में है, तो आप मैप पर, यदि आपको अब तक तो बहुत सारे क्लासों में हमने ये स्टेट का ये चर्चा किया है, तो मैप के आधार पर भी आपको ये बैठ चुका होगा कि इससे इधर आपका टोटल क्या है पड़ता है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, नीचे में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, इधर आ जाइए, इधर आपका आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन सारे पार्टों में आपका यह पठार पड़ता है। यदि इसका हम विस्तार देखेंगे, दक्कन का पठार ये किन किन राज्यों में पड़ता है, तो राज्यवार विस्तार सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से नीचे जाते हैं गोवा है, कर्नाटक है, लेकिन गोवा जो है, गोवा आपका इस पार्ट पड़ जाता है, इधर मैक्सिमम पार्ट पश्चिमी घाट और उसके पश्चिम में पड़ता है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक के आगे जाएंगे तो केरल है, तमिलनाडु है, प्लस आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, प्लस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पार्ट इधर भी पड़ता है, इस पार भी है आपका छत्तीसगढ़ है, प्लस मध्य प्रदेश है। इन सारे पार्टों में इसका भाग पड़ता है। हम देखते हैं कि दक्कन के पठार का यदि वर्गीकरण करें तो इसको मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ मेन भाग जो है, ऐसे तो सब में विस्तृत है, लेकिन मेन भाग आपका यहाँ पे पड़ता है, यह पार्ट उसके अलावे इधर आ जाइए, इधर यहाँ पे यह मेन पार्ट डेवलप हुआ है। यह जो है आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है, इसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार।
ये नीचे में है कर्नाटक का पठार। इसको कहते हैं रॉयल सीमा कहिए या आंध्र प्रदेश का आंध्रा का पठार कहिए। इस दक्कन के पठार को यदि हम बांटे तो ये दक्कन का पठार जो है मेनली 3 भाग में, 3 पार्ट इसका होता है। पहला तो हमने देखा है कि सबसे पहले दक्कन के पठार का विस्तार देखते हैं। विस्तार यदि राज्य के हिसाब से देखते हैं तो राज्य के हिसाब से यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक से नीचे चले जाइएगा केरल है, तमिलनाडु है, फिर इधर आ जाइए आंध्र प्रदेश है, उसके अलावे आपका तेलंगाना है, थोड़ा सा साइड में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पड़ता है। तो ये विस्तार के हिसाब से आपके दक्कन का पठार है। और यदि इस पठार की हम मेन पठार का ये विभाजन करें तो दक्कन के पठार का विभाजन जो है ये मूलतः 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला महाराष्ट्र का पठार या इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। पहला नंबर दक्कन ट्रैप कहिए या महाराष्ट्र का पठार कहिए। सेकंड दूसरा जो है कर्नाटक का पठार। और तीसरा जो है ये है आपका आंध्र का पठार। ये आंध्र का पठार जो है इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। तेलंगाना का पठार और दूसरा इसको कहते हैं रॉयल सीमा। इस साइड के भाग को, आंध्र प्रदेश के भाग को रॉयल सीमा कहा जाता है। तो यदि हम देखेंगे इस दक्कन के पठार को तो दक्कन के पठार का वर्गीकरण जो है 3 वर्गीकरण है। ये हो गया आपका, इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं या दक्कन का पठार कहिए, या यह महाराष्ट्र में पड़ता है तो महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। दूसरा इससे आगे आते हैं कर्नाटक का पठार है, उसके इधर आइएगा तो तेलंगाना का पठार है और नीचे रॉयल सीमा का पठार है। हालांकि है ये पूरा का पूरा, ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग जो है सो आपका क्या कहते हैं पठारी भाग है। इसको पठारी भाग, दक्षिण भारत का पठार, इसको पूरे को मिलाकर कहते हैं दक्षिण भारत का पठार। इसमें मेनली ये 4 पार्ट है। तो मेन ये 4 पार्ट क्यों है, रेस्ट में क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ पर यहाँ से जो है एक भ्रंश है, ये नर्मदा घाटी भ्रंश है। नर्मदा घाटी भ्रंश के इधर भी पठार डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि इधर बस केवल दक्षिण भारत में ही पठार है, इधर भी पठार है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है। इधर भी ढेर सारे पठार हैं। उसके बाद यहाँ आता है उत्तर भारत का मैदान है और मैदान के बाद क्या है, हिमालय है। यही हमारा पूरा भारत है लगभग। तो यह जो इस नर्मदा भ्रंश के उत्तर में जो आपका पठार है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है।
इसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद ये नर्मदा घाटी है या विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के बाद जस्ट आपका ये जो शुरू हो जाता है, जो जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत में इधर से पश्चिमी घाट पर्वत, इधर से पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, और इस बीच के पूरे भाग को हम कहते हैं, इस बीच के पूरे भाग को कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में मेन ये 4 पठार है, हालांकि ये फैला हुआ सब में है, लेकिन ये मूलतः यहाँ दक्कन। अब हम इसमें आते हैं कि दक्कन ट्रैप आखिर क्यों कहते हैं इसको महाराष्ट्र का पठार, तो महाराष्ट्र रीजन में है, इस नाम से इसका नाम महाराष्ट्र का पठार है। या दक्कन ट्रैप क्या है जैसा इससे पहले हमने जब भारत की उत्पत्ति पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था कि भारत क्या था, भारत अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग था। वर्तमान में यह आकर के उत्तर ध्रुव के पास ये प्लायमान है। ऐसे यहां सबसे पहले ये है मकर रेखा, ऊपर में है कर्क रेखा, और ये है विषुवत रेखा। तो भारत कभी जो था वो मकर रेखा पर स्थित था, यहां पर स्थित था। यहां से ये चलायमान होते हुए यहां होते हुए और आज वर्तमान में कहां पे है, यहां कर्क रेखा पे है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, हम मिटाएंगे उसको, तब आएंगे। देखिए यहां से ये चलायमान होते हुए ऊपर की ओर चलायमान है, और आज हमारा भारत यहाँ पे विद्यमान है। तो यहाँ इसमें इस क्रम में जब यहाँ से टूटा था, ये गोंडवाना लैंड से, जब अफ्रीका से, यहाँ पे अफ्रीका भी था, अफ्रीका से ही हमारा भारत टूटा हुआ पार्ट है। अफ्रीका से जब टूटा था तो यहाँ 2 भ्रंश बनी थी। हमारे इस पार्ट में, इस गोंडवाना लैंड के इस पार्ट में 2 भ्रंश बनी थी, जो आज एक यहाँ नर्मदा नदी है, यहाँ एक भ्रंश है, और एक दूसरा भ्रंश, इसमें 2 भ्रंश बना था। एक तो यह नर्मदा नदी का भ्रंश बना था, और एक दूसरा यहाँ से जो ये पश्चिमी आपका घाट जो है, पश्चिमी घाट के सामने पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट में भ्रंश बना था। भ्रंश का मतलब होता है जहाँ से नीचे से कुछ ऊपर आ सके, उसको भ्रंश कहते हैं। भ्रंश कहते हैं गड्ढा, गहरा, उसको भ्रंश कहते हैं। आप देखेंगे कि ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी में लावा का निष्कर्षण नीचे से होता है, धरती के नीचे से लावा का निष्कर्षण होता है। तो लावा का निष्कर्षण 2 तरह से होता है। एक पाइप नुमा, जैसे यहाँ कोई पार्ट है, यहाँ नीचे से इतना से क्या हुआ, पाइप, इस पाइप से लावा ऊपर की ओर निष्कर्षित हुआ और यहाँ पे लावा बिछ गया। यह लावा बिछ जाने के कारण यहाँ क्या होता है, पर्वत का निर्माण या पठार का निर्माण हो जाता है। तो वो इस टाइप का पर्वत का निर्माण होता है। और एक दूसरे टाइप का एक दरार होता है। इस दरार से आपका क्या होता है, पूरे एक लंबा चौड़ा दरार है, और उस दरार से आपका क्या होता है, लावा का निष्कर्षण होता है। तो यह लावा का निष्कर्षण क्या होगा, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में, यह जो होगा एक सीमित क्षेत्र में एक पर्वतनुमा, टीलानुमा पर्वत का निर्माण करेगा। लेकिन यह क्या होगा, यह लंबे क्षेत्र में, दरार लंबे क्षेत्र में है, जिससे निष्कर्षण के कारण लंबे क्षेत्र में यह फैलेगा लावा, और लंबे क्षेत्र में क्या करेगा, पठार का निर्माण करेगा। तो यही जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत में ये नर्मदा भ्रंश से पूर्व में यहाँ पे ढेर सारा लावा फैला, और इधर से ये पश्चिमी घाट से यहाँ से भी लावा का निष्कर्षण हुआ और इन सारे भागों में फैल गया। इन सारे भागों में फैलने से यहाँ क्या हो गया, पठारी भाग जो है सो ये पूरा विस्तृत हुआ, लंबे क्षेत्र में भारत का, दक्षिणी भारत का पठार का निर्माण हुआ। और दूसरा कि यह उद्गार, यह लंबे समय में, यह मकर रेखा से कर्क रेखा तक आने के क्रम में लंबे समय में हुआ है। और ट्रैप इसलिए कहते हैं, ट्रैप का मतलब होता है तल। एक बार यहाँ उद्गार हुआ, एक बार यहाँ उद्गार हुआ, यहाँ पे लावा ऐसे बैठ गया, एक तल का निर्माण हो गया। फिर कुछ दिन बाद यहाँ जलवायु ठंडा हुआ, यहाँ पे वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, यहाँ पे जीव जंतु हुए, और इस जीव जंतु के बाद फिर से उद्गार हुआ, फिर एक लेयर इस पर बैठ गया, दूसरा लेयर,
फिर बहुत समय बीता, फिर यहाँ वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, जीव जंतु उत्पन्न हुए, फिर समय के साथ फिर एक बार तीसरा उद्गार हुआ और ये ऐसे बैठ गया। यह 3 विभिन्न कालों में बना हुआ, 3 विभिन्न कालों में बिछा हुआ, समय समय पर बिछा हुआ यह है जो आपका, जिसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। इस पार्ट में 3 विभिन्न समयों में उद्गार हुआ है और 3 विभिन्न समयों के साथ उस पर क्या हुआ है, परत दर परत चट्टान का निर्माण हुआ है। इस चट्टान के निर्माण के कारण इसको हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो आपका दक्कन ट्रैप जो है, जो महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र के पठार में यह मेनली, अब हम आते हैं महाराष्ट्र के पठार पर स्पेशल। क्या नोट करना है, क्या हो गया है? चलिए अब देखते हैं, स्पेशली हम इसमें से यह पार्ट महाराष्ट्र का पठार स्पेशल हम आज, या उसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, इसको फोकस करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने इससे पहले देखा कि दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप 3 विभिन्न कालों में अलग अलग क्या कहते हैं, लावा के उद्गार के जमने के कारण हुआ है। अर्थात दक्कन ट्रैप में 3 विभिन्न काल के चट्टानों का निर्माण है। इसमें 3 विभिन्न कालों में निर्मित चट्टान पाया जाता है। इसका विस्तार जो हुआ था शुरुआत में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में था, जो वर्तमान में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह गया है। यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर विभिन्न अपर्दन, अपर्दन कहते हैं हवा के कारण हो, वायुमंडल हवा क्या कहते हैं, धूप के कारण हो, नदियों के कारण हो, जो अपर्दन हुआ है, जो वर्तमान में मात्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसमें यह जो है बेसाल्ट, चूंकि इसमें क्या हुआ है, लावा का उद्गार हुआ है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टानों की बहुलता है। इसमें लगभग 90 से 95% लावा पाया जाता है, लावा से निर्मित है, यानी बेसाल्ट चट्टान। आप जानते हैं कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने से
काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी का अन्य भी नाम है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या सब है? रेगुड़ मिट्टी इसको कहते हैं, या इसका एक अन्य नाम है काली कपास की मिट्टी। काली कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास क्या होता है, कपास की खेती बहुतायत में होती है, कपास सर्वाधिक यहीं उपजता है, इसलिए इसका हाँ महाराष्ट्र। और ये रीजन क्या है? महाराष्ट्र, और थोड़ा सा इधर का भी, इधर का पार्ट भी है थोड़ा सा, जो कर्नाटक अंतर्गत भी पड़ता है। तो काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी जो होती है या काली मिट्टी जो होती है, उसमें कौन कौन से फसल होते हैं? फसल यदि हम देखेंगे तो इस मिट्टी में फसल जो होता है, आपको सबसे पहले तो कपास, गन्ना, दलहन और तिलहन, इसकी प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में इसकी प्रधानता होती है। ये जो है सो बहुतायत में खेती होती है। इसका पार्ट थोड़ा सा पार्ट इधर गुजरात में भी पड़ता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए हम उस क्षेत्र में नहीं लिए हैं। यह भी थोड़ा सा पार्ट गुजरात में भी पड़ता है। तो ये सब जहाँ भी ये महाराष्ट्र का पठार है, पठार तो बहुत पुराना है, उसके टूटने से मिट्टी कालांतर में क्या होता है, चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है, और इससे क्या हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये उपजाऊ भूमि है। यहाँ कपास की बहुलता है, कपास की खेती अधिकाधिक होती है। इसके अलावे केवल कपास ही नहीं, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है। इस आधार पर यहाँ बहुत सारे उद्योग का भी निर्माण हुआ है। कपास की बहुलता होने के कारण यहाँ क्या हुआ है, यहाँ वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। वस्त्र उद्योग, साथ ही गन्ना उद्योग, गन्ना है तो गन्ना से क्या, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग विस्तृत है। उद्योग विस्तृत हुआ है। इन सारे क्षेत्रों में इस सब का काफ़ी विकास हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटा करके आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं कि यह जो है यहाँ देखते हैं कि यहाँ से इधर केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल, इससे पहले भी हमने पढ़ाया है, केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल कैसे है। यहाँ से ये जो आपका है क्या कहते हैं, सतपुरा रेंज कहिए या विंध्य रेंज कहिए। विंध्य रेंज बिल्कुल आपके उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग कर देता है। तो विंध्य रेंज के उत्तर में केंद्रीय उच्च भूमि है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हमारा यह दक्कन का पठार स्थित है। यह विंध्य रेंज दोनों को अलग करता है। विंध्य पर्वत से हम इससे पहले भी पढ़ाए हैं कि विंध्य पर्वत क्या है, विंध्य पर्वत आपके ढाल को अलग करता है। विंध्य रेंज से इधर जो भी नदियां निकलती हैं, देखिएगा इसका ढाल ऐसे है। यहाँ से निकलने वाली बहुत सारी नदियां, जैसे आपकी महानदी है, ये सब क्या है, उत्तर की तरफ गई है और साथ ही पूरब की तरफ गई है। जबकि यहाँ से इस विंध्य रेंज से इधर निकलने वाली नदियाँ, इस दक्षिण भारत की नदियाँ इसको कहते हैं, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कैसे जाती है, यहाँ से दक्षिण और पूरब की ओर जाती है। यानी यह जो है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत कहिए या ये दक्कन का पठार कहिए, दक्कन के पठार की ढाल कैसी है, इसकी ढाल जो है दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट।
इस महाराष्ट्र के पठार का स्पेशल यदि हम मैप खींचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां उसमें दिखाई जाएंगी। यह महाराष्ट्र का पठार है। इस महाराष्ट्र के पठार में हम देखते हैं, इस महाराष्ट्र के पठार से सटे हुए ऐसे पश्चिमी घाट पर्वत निकलती है। यह है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें हमने देखा है कि 90 से 95% जो है कौन सा चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है। इसमें 90 से 95% बेसाल्ट चट्टान है, यद्यपि 5% इसमें कौन सा 5% धारवाड़ चट्टान या आर्कियन या धारवाड़ चट्टान। आर्कियन से ही धारवाड़ चट्टान का, इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि चट्टानों का निर्माण जिस समय गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, उसकी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमने देखा था कि विभिन्न चट्टानों का कालक्रम कैसे है, कब कब कैसे हुआ है। तो यह जो है 5 से 10% चट्टान जो है ये 5 से 10%, ये दो मेन पार्ट है। यहाँ पे है वेनगंगा और वर्धा नदी बेसिन। वेनगंगा और वर्धा नदी बेसिन है। यहाँ पे एक वेनगंगा है और एक वर्धा है। और यहाँ पर है एक जिला, रत्नागिरी जिला है। इन दो पार्टों में ये आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बाद बाकी सारे के सारे जितने हैं 90 से 95% जगह जो है वहां आपका कौन सा है, वहां है बेसाल्ट चट्टान। यह जो है यह है आपका वेनगंगा एवं वर्धा बेसिन एवं रत्नागिरी क्षेत्र में यह चट्टान आर्कियन एवं धारावाड़ चट्टान पाई जाती है। रेस्ट जगह जो है आपका बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। इसमें हम आते हैं, इसमें बहुत सारे रेंज है निकला हुआ, उस रेंज की बात करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा रेंज है। यहां पे देखेंगे आप, एक रेंज निकलता है। ये तो पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र का पठार है। महाराष्ट्र के पठार में यह जो है आपका अजंता की पहाड़ियां, अजंता रेंज है, अजंता की रेंज है। अजंता के नीचे देखते हैं सतमाला है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है। सतमाला निकला है यहां से, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, ये विभिन्न पहाड़ियां हैं। इस महाराष्ट्र के पठार अंतर्गत ये विभिन्न पहाड़ियां हैं। इसका पूछता है कि इसका विस्तार पूछता है कि कौन सी पहाड़ियां इस महाराष्ट्र के पठार के, ये विभिन्न पहाड़ियां जो है ये किन किन राज्य में पड़ता है। तो ये आप लिखेंगे, ये अजंता की पहाड़ी इसमें एकमात्र ऐसी हैं जो केवल और केवल महाराष्ट्र अंतर्गत पड़ती हैं, और सब क्या है विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र में तो है ही, महाराष्ट्र छोड़ करके विभिन्न राज्यों में फैल जाती हैं। यहाँ पे ऊपर में एक आपका है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ रेंज है, यहाँ पे पड़ता है ग्वालीगढ़। यह जो है ये एमपी अंतर्गत
पड़ता है। दूसरा देखते हैं, अजंता के बाद है आपका सतमाला। सतमाला जो है आपका महाराष्ट्र प्लस एमपी में पड़ता है। ये सतमाला जो है महाराष्ट्र प्लस एमपी अंतर्गत पड़ता है। बालाघाट जो है आपका महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में ये आगे निकल जाता है। महाराष्ट्र प्लस एमपी प्लस छत्तीसगढ़। और ये हरिश्चंद्र जो है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। ये जो है महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक अंतर्गत पड़ता है। तो आप ये विभिन्न रेंज याद रखेंगे इस पठार के ऊपर। ये आपका महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप जो है उसके ऊपर बहुत सारी पहाड़ियाँ निकली है। वो सारी पहाड़ियों पर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस राज्य का आप ये स्थिति याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं, इन सारी पहाड़ियों पे एक दो चोटी है जो इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। आपका कालसुबाई जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ये हरिश्चंद्र पहाड़ी पर एक ऊंचा चोटी है। यहाँ पे कालसुबाई सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसके अलावे सेकंड यदि हम ले तो दूसरा जो है, दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी आपको सेल्हर है। सेल्हर एक इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। और तीसरी यदि हम ले तो तीसरी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? आप कमेंट करिए कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, इससे पूर्व में भी हमने चर्चा किया है। बताइए महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। यह जो है ये आपका प्रमुख हो गया चोटी। इस जो कहाँ पड़ता है, इस महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत पड़ता है। अब इसमें आते हैं इससे निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ। इससे आपको महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप से निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम उसको देखते हैं। इसमें आप देखिएगा नासिक के पास से एक नदी है महात्रंबकेश्वर। नासिक के पश्चिमी घाट में यहाँ पे महात्रंबकेश्वर है, वहाँ से निकलने वाली एक नदी है, उसका नाम क्या है बताइए। अब देखेंगे हम नदियां। तीन प्रमुख नदी यहाँ पे बहती है जो आपके इससे क्या कहते हैं, इस महाराष्ट्र के पठार से होकर गुजरती है। पहला तो एक गोदावरी है, दूसरा भीमा है और तीसरा कृष्णा है। ये तीन प्रमुख नदियां यहाँ से गुजरती है। गोदावरी का उद्गम आप जानते हैं ये कहाँ से है, नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर पठारी या ब्रह्मगिरी पठारी पर त्र्यंबकेश्वर है। ब्रह्मगिरी पठारी, ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह आपका कृष्णा जो है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। अब हम इसकी स्थिति यहां देखते हैं, पठार पे कहाँ है। तो ये आपका जो है सतमाला और बालाघाट, इसके बीच से यहां से गोदावरी नदी निकलती है, जो पूरब की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोदावरी किन दो पर्वत श्रेणियों या किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो आप ध्यान रखेंगे ये भी सतमाला और बालाघाट के बीच से गोदावरी नदी निकलती है। सतमाला और प्लस बालाघाट के बीच से यह नदी निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहिए, पर्वत कहिए, नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर चोटी है, वहां से निकलती है। यहाँ सतमाला और बालाघाट के बीच से होते हुए गोदावरी नदी निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके जस्ट बाद ये बालाघाट और हरिश्चंद्र के बीच से भी ये एक नदी निकलती है, और ये नदी आपको बीच में ही मिल जाती है। इसका नाम है भीमा नदी। और दूसरा यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत से यहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से यह निकल करके और ऐसे चिरते हुए जाती है, और ये जा कर के आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है कृष्णा नदी। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इन क्षेत्र से होते हुए बहती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं यहाँ की, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे प्रमुख नगर। यहाँ पे कौन कौन प्रमुख नगर बसे हुए हैं इस महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। रोक दीजिए एक बार और। देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख नगर है, उस प्रमुख नगर का ये हम देखते हैं चर्चा, जो महाराष्ट्र पठार अंतर्गत स्थित है। प्रमुख नगर आप देखेंगे कि यह यहाँ पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत के इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक द्वीप है, जिसको कौन सा द्वीप कहते हैं? सालसेट द्वीप है। ये द्वीप है। यह आपका इस क्या कहते हैं, पठार अंतर्गत नहीं है, महाराष्ट्र के पठार अंतर्गत, चूंकि यह हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत के इस तरफ क्या है, मैदान का निर्माण हुआ है, तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, और इसी तटीय मैदान में अंदर समुद्र में धंसा हुआ ये सालसेट द्वीप है। तो सालसेट द्वीप क्या है, किस लिए फेमस है? हमारा जो आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है, इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है वो इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। इससे आगे हम देखेंगे थाने है। थाने जो है, थाने भी इसी भाग में है, इस मैदानी भाग में ही है। यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ थाने है। और इस तरफ हम दो शहर में देखे थे जो आपके इस महाराष्ट्र के पठार अंतर्गत स्थित है। जो 2 थाने हम देखे थे यहाँ पे, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, 2 दर्रा हम देखे थे। थाने, मुंबई और इधर के जाने के लिए 2 दर्रा देखे थे। वो दर्रा से होते हुए भी इस शहर की चर्चा हमने किया था। यहाँ पे है नासिक, और यहाँ पर है पुणे।
ये दोनों नगर जो है आपका किस पर है, इसी महाराष्ट्र के पठार पर स्थित है। यहाँ पे आइए, इस साइड में है सोलापुर, यहाँ पे सोलापुर, सोलापुर भी आपका इसी महाराष्ट्र के पठार अंतर्गत स्थित है। इसके बाद आप आएंगे नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो आपका नीचे में जो क्या कहते हैं, नीचे में इस तरफ यदि हम आते हैं तो इस तरफ पश्चिमी घाट पर्वत के इस तरफ मैदानी भाग जो है, मैदानी भाग होकर के कोंकण रेलवे चला है। तो कोंकण रेलवे जो है वो आपका मेन रोहा से लेकर मंगलूर तक, रोहा इसके नीचे आएंगे, यहाँ मुंबई से नीचे यहाँ पर है रोहा, और इससे नीचे आ जाएंगे, हालांकि इस पठार से अलग जाते हैं, यहाँ पे आएंगे मैदानी भाग में तो यहाँ पे है मंगलोर। यहाँ से रोहा से लेकर मंगलुरु तक क्या है, रेलवे लाइन निर्मित है, जिसको क्या कहते हैं, कोंकण रेलवे कहते हैं। कोंकण रेलवे, तो ये इंपॉर्टेंट नगर है इसके क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के पठार पर। अब एक और स्थिति देखते हैं कि महाराष्ट्र के पठार की स्थिति यदि पूछती है, या उसका चौहद्दी जिसको हम कहते हैं, चौहद्दी हम थोड़ा सा देखते हैं, बस छोटा सा। जैसे यदि आप दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या है, विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत है। यहाँ पे देखते हैं ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, ये इधर से पूर्वी घाट है, यहाँ पे सतमाला है, यहीं से महाराष्ट्र का पठार आपका शुरू होता है। इधर में चले जाइए, यहाँ आपका कर्नाटक का पठार है, ये छत्तीसगढ़ का पठार है, यहाँ ये आपका कर्नाटक पठार है, ये महाराष्ट्र पठार है। इधर आ जाइए, इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ पठार है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ पठार है। और नीचे तेलंगाना का पठार है। पठार है तो इसकी यदि चौहद्दी पूछती है, इस महाराष्ट्र पठार का चौहद्दी पूछता है, तो आप दक्षिण में देख रहे हैं क्या है, कर्नाटक है। उत्तर में यदि जाएंगे तो उत्तर में क्या है, ये सतमाला पर्वत है, या विंध्य पर्वत श्रेणी है, या नर्मदा नदी घाटी है, ताप्ती नदी घाटी है, ये सब इधर है। यदि पूरब में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना पठार है। पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम ये समाप्त कहाँ से हो जाता है, जहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत शुरू होती है। पश्चिमी घाट पर्वत कहिए, या यह यदि पश्चिमी घाट पर्वत के बदले यह पश्चिम तटीय मैदान कह दे, या फिर इधर में अरब सागर कह दे, तो आप इस आधार पर इसका क्या कर सकते हैं, इसका चौहद्दी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे आज हमने ये ऐसे दक्कन का पठार अंतर्गत तो हमने 4 भागों में इसको बांटा है, ऐसे 3 भाग कहिए या 4 भाग कहिए। दक्कन का पठार हमने ये पूरे पार्ट को, या दक्षिण भारत की ये पूरी पठार को हमने 4 भागों में अलग अलग करके पढ़ने की शुरुआत की है। ये पहला भाग जो है इसको दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार, जिस पे डिटेल चर्चा आज हमने की। यहाँ से बहने वाली नदियाँ, इसके प्रमुख चोटी, इसके प्रमुख नगर, इनमें गुजरने वाले विभिन्न पहाड़ियाँ, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे ये कर्नाटक का पठार, और साथ ही ये
आपका तेलंगाना, और ये इसको रॉयल सीमा कहते हैं या आंध्रा का पठार कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कंटिन्यू इस सीरीज में हम उत्तर भारत में हिमालय की उत्पत्ति से लेकर और पूरे दक्षिण भारत तक ये विभिन्न पठारियों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे चीज़ अभी बचे हुए हैं, नदियां हैं, पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटियाँ हैं, दर्रे तो हो गए हैं, उसके अलावा जनजाति है, जनगणना है, कृषि है, मिट्टी है, ये सब का चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।